जब भी हम पतंजलि का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक आदमी का नाम आता है। क्या बोला तूने? बाबा रामदेव। बट डू यू नो दैट द रियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द पतंजलि's प्रोडक्ट इज नॉट बाबा रामदेव? हम बात कर रहे हैं आचार्य बालकृष्ण की। इन दिस वीडियो विल लुक इनटू पतंजलि के रोलर कोस्टर राइड के बारे में एंड कैसे पतंजलि हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी बन गई, कैसे पतंजलि ने 30,000 करोड़ का वैल्यूएशन खड़ा कर दिया। टूथपेस्ट से लेकर वॉशिंग बार तक, च्यवनप्राश से लेकर मैगी तक, शायद ऐसा कोई घरेलू प्रोडक्ट होगा जहां पर पतंजलि ने अपने कॉम्पिटिटर्स को कड़ी टक्कर ना दी हो। आचार्य बालकृष्ण 98.5% स्टेक होल्डिंग के साथ पतंजलि के चेयरमैन एंड सीईओ, जबकि बाबा रामदेव सिर्फ एक पोस्टर बॉय हैं। यस, बाबा रामदेव सिर्फ एक प्रमोटर हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर। पतंजलि की मैसिव सक्सेस के पीछे बालकृष्ण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इंडियन एफएमसीजी मार्केट में पतंजलि ने अपना कमाल का धमाल मचा रखा है। क्या आपको पता है पतंजलि खुद के प्रोडक्ट खुद नहीं बनाती है? जी, आपने खुद के प्रोडक्ट को वो आउटसोर्स करती है थर्ड पार्टी कंपनी को और बाद में उस पर अपना लेबल लगाकर कंपनी मार्केट में कंज्यूमर को बेचती है। तो बेसिकली देखा जाए तो पतंजलि की जो कंपनी है ये एक मार्केटिंग कंपनी है। आचार्य बालकृष्ण का जन्म 4 अगस्त 1972 को उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था। उनके माता पिता जो थे वो नेपाल से आए हुए इमिग्रेंट्स थे। आचार्य बालकृष्ण ने अपनी एजुकेशन हरियाणा के गुरुकुल से कंप्लीट की। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही डिसाइडेड टू ट्रैवल अक्रॉस द इंडिया टू लर्न अबाउट द प्लांट एंड देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, जहां पर उन्होंने आयुर्वेद को समझा और जाना। बालकृष्ण और बाबा रामदेव गुरुकुल के एक आश्रम में साथ में थे, जहां पर उन दोनों की मुलाकात हुई एंड दे बिकेम फास्ट फ्रेंड। बालकृष्ण को आयुर्वेद में महारत हासिल थी, वहीं योग गुरु रामदेव को योगा में काफी एक्सपर्टीज हासिल थी। 1995 में दोनों ने मिलकर दिव्य योगा मंदिर नामक ट्रस्ट की एक संस्था स्थापित की। बाद में उन्होंने दिव्य फार्मेसी के नाम से एक कंपनी चलाई जिसमें आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन को बेचे थे, जैसे कि चटनी चूरन या हाजमा की कोई भी दवा। The famous brand Patanjali, as we all know today, was founded in 2006 by बालकृष्ण, जिन्होंने 60 करोड़ का लोन लेकर इस कंपनी को रामदेव के साथ स्टार्ट किया था। Being purely an आयुर्वेदिक कंपनी, इस कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट करना मार्केट में काफी डिफिकल्ट होता जा रहा था। तब दोनों ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर में भी एंट्री मारेंगे। उनका ये फैसला बहुत ही ज्यादा सही साबित हुआ एंड द वेंचर बिकेम वेरी सक्सेसफुल। टुडे पतंजलि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी है। जहां भी देखो आपको पतंजलि के प्रोडक्ट अवश्य नजर आएंगे। पतंजलि की सक्सेस में बालकृष्ण का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। In almost every Patanjali ad हमें स्वदेशी टैगलाइन देखने को मिल जाती है। This idea was initially introduced by बालकृष्ण कि हम स्वदेशी टैगलाइन यूज करके इंडियन कंज्यूमर को काफी अट्रैक्ट कर लेंगे, which boosted the brand very well. One can say that this strategy worked very well. He is indeed the largest shareholder in the company, but do you know he doesn't take any salary. वो अलग बात है कि उनके शेयर की जो वैल्यू है वो इतनी ज्यादा है कि 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक he was the third youngest billionaire in India. We Indian usually look for a cheaper and affordable product. इस बात को बालकृष्ण ने काफी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया और अपने प्रोडक्ट का जो वैल्यू रेट था वो 20 to 30% कम करके मार्केट में उतार दिया, जिससे अगेन ब्रांड को काफी हद तक बूस्ट मिला और ब्रांड की वैल्यू काफी बढ़ गई। बालकृष्ण वर्क ऑलमोस्ट 15 hours a day, including Saturdays and Sunday. He doesn't take any holiday. पतंजलि की मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट में भी बालकृष्ण ही इज द मेन सेंटर पॉइंट, which means he is the main decision maker. उनके क्लोज एसोसिएट के मुताबिक वो अपने डिसीजन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स लेते हैं इन कंपनीज फेवर, which makes company little more faster to grow in terms of scalability. सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी, पतंजलि जो है सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, which means पतंजलि जब भी अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो एक ही ब्रांड के अंडर लॉन्च करता है। फॉर एग्जांपल पतंजलि आटा, पतंजलि मैगी, पतंजलि ऑयल, पतंजलि च्यवनप्राश, जबकि उनके दूसरे जो राइवल्स हैं जैसे कि नेस्ले, कोका कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, वो अपने हर प्रोडक्ट को एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट नेम देते हैं। इस टैक्टिक को गूगल काफी पहले से यूज करता है, जैसे कि जी पे, जी मेट, जी मैप्स, एक्सेट्रा। ये एक 2-धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर आपके इनिशियल कुछ प्रोडक्ट हिट हो जाते हैं, यानी कि अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपके आने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट है अगर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं भी हो तब भी उनमें उनके सेल में काफी बूस्ट मिलता है। लेकिन अगर आपके इनिशियल कुछ प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट आने वाले कितने भी अच्छे हो उनकी सेल में काफी हद तक डेंट देखा जा सकता है। अब बात करते हैं पतंजलि के कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। 2011 में आचार्य बालकृष्ण वाज अक्यूज्ड इन चीटिंग केस। बताया जा रहा था कि वो अपने इंडियन पासपोर्ट को बनाने के लिए कुछ फेक डॉक्यूमेंट का सहारा ले रहे थे और गवर्नमेंट वेबसाइट से उनके स्कूल्स के डॉक्यूमेंट भी गायब थे। और वहीं बात करें बाबा रामदेव की तो उनके अगेंस्ट 100 से भी ज्यादा केसेस हैं, जिसमें से 81 केसेस ओनली पतंजलि
पतंजलि योगपीठ के अगेंस्ट है। द कंपनी हैज बीन अक्यूज्ड मेनी अ टाइम ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अप्रैल 2015 से लेकर जुलाई 2016 तक पतंजलि कंपनी के अगेंस्ट टोटल 33 केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 21 केसेस सिर्फ और सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट थे। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के एड कैंपेन और उनके प्रोडक्ट पर रोक लगा दी, ये कहकर कि वो लोगों को मिसलीड करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उनके कई प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया, जैसे कि आंवला का जो जूस था उस पर बैन लगा दिया, और कई ऐसे आयुर्वेदिक मेडिसिन थे जिन पर बैन लगा दिया गया था। इन जनवरी 2018 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने पतंजलि कंपनी के अगेंस्ट कई एफआईआर दर्ज कराई, ये कहकर कि उनके फैक्ट्री से निकला हुआ जो केमिकल है वो गंगा नदी को काफी पोल्यूट कर रहा है। अब चूंकि बाबा रामदेव एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, गवर्नमेंट में उनकी काफी पहचान थी, इस केस को ज्यादा उछाला नहीं गया, इस केस को वहीं पर दबा दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कई बार कई स्टेट को यह एडवाइस किया कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट है या उनके एड कैंपेन है उन पे रोक लगाई जाए, क्योंकि वो लोगों को मिसलीड करके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। कोविड-19 के टाइम पर जब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट वैक्सीन का फॉर्मूला ढूंढने में लगे थे, तभी बाबा रामदेव को एक ऐसा फॉर्मूला हाथ में लगा, क्रोनिल नामक, जो कि अखाड़े में कूद कर वो लोगों को ये बोल रहे थे कि क्रोनिल कोरोना को क्योर करता है। जैसे इस बात की भनक आयुष मिनिस्ट्री को लगी, उन्होंने एक प्रेस जारी करके लोगों को बताया कि उन्होंने क्रोनिल नामक टैबलेट को या क्रोनिल नामक मेडिसिन को इम्यूनिटी बूस्टर नामक सर्टिफिकेट दिया है, न कि कोरोना से क्योर होने का सर्टिफिकेट दिया है। बावजूद इसके बाबा रामदेव इसको काफी मार्केटिंग कर रहे थे और एडवर्टाइज करके लोगों को बेच रहे थे। मद्रास के हाई कोर्ट ने और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी क्रोनिल को बैन कर दिया। तब जाकर बाबा रामदेव ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया कि क्रोनिल एक इम्यूनिटी बूस्टर नामक मेडिसिन है, न कि कोरोना से क्योर नामक मेडिसिन। तो तब हो गई जब पतंजलि ने पुत्र जीवक नामक सीड से एक टैबलेट जारी किया, जिससे लोगों को, स्पेशली वुमेन को, ये कहकर उससे बेचा जा रहा था कि अगर आप इस टैबलेट को लेते हैं तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, कोई बेटा पैदा होगा। बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं कि पतंजलि के प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंपनी से अच्छे नहीं है या फिर सस्ते नहीं है। ऑब्वियसली उनके काफी प्रोडक्ट काफी अच्छे भी हैं, बट दिक्कत ये है कि जब वो अपने प्रोडक्ट को, मतलब ये दावा करते हैं कि उनके प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक है, उसके बावजूद भी वो काफी केमिकल, फ्लोराइड और शुगर का यूज करते हैं। पतंजलि च्यवनप्राश के 10 ग्राम में 5.82 ग्राम शुगर है, जबकि डाबर च्यवनप्राश में सिर्फ 2.82 शुगर है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं, प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, बाय।